वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से अधिकतर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। राष्ट्रपति क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था पर आधारित है, तो उसी की श्रृंखला में जो आज का हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस है वह है राष्ट्रपति। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं। हालांकि यह राष्ट्रपति एक छोटे से वीडियो में समाहित करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हमने इसके 2 वीडियो बनाए हैं। पहला तो आज हम आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और दूसरा हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे जिसमें डिटेल से हम राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जिक्र करेंगे। और आज के इस वीडियो के अलावा जो कुछ भी बची चीज़ें होंगी वह हम सेकेंड पार्ट में आपके बीच में लेके उपस्थित होंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपटीशन के माहौल से गुजर रहे हैं। कंपटीशन बहुत सामान्य कंपटीशन नहीं है, बहुत टफ तरह का कंपटीशन है, लेकिन हम लोग युवा वर्ग हैं। युवा वर्ग एक ऐसी ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तो आप इस जुनून को, आप इस आग को अपने अंदर जलाए रहिए। एक युवा वर्ग के बारे में हम आपको 4 लाइनें आपके बीच में हम जरूर पेश करेंगे कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप वो ताकत हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप किसी भी असंभव काम को आप संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि आप अपने आप को सही दिशा में लेके आगे बढ़ें। आइए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है राष्ट्रपति। यहाँ अनुच्छेद, राष्ट्रपति के अंतर्गत कितने अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वह दर्शाए गए हैं। अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद 52 जो है यह हमारा राष्ट्रपति के पद के बारे में हमको बताता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति है। हालांकि इस वीडियो में हम इस कार्य एवं शक्ति को अगर हम इस वीडियो में अगर शामिल करते तो शायद ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो जाता। इसलिए हम इसको अगले वीडियो में, और जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं उसको हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल जितने भी चीज़ें इस वीडियो में दी गई हैं वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 55 उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वह किस स्तर से जाके गुजरती है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, वह किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है, उसके बारे में हम आज आपको समझाएंगे। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो होता है वह हमारा राष्ट्रपति से ही संबंधित है। इसमें पद की अवधि, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसकी समय अवधि जो होती है उसके बारे में 56 में बताया गया है। उसी के श्रृंखला में हम अनुच्छेद 57 जब देखते हैं तो पुनर्निर्वाचन क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद रहता है वो हमारा 58। अनुच्छेद 58 में योग्यता, एक राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में हमारा अनुच्छेद 58 या आर्टिकल 58 हमको बताता है। उसी के श्रृंखला में अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 क्या है? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्त हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या उसके क्राइटेरिया हैं, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 59 बताता है। अनुच्छेद 60 जो है शपथ, एक राष्ट्रपति जब वह निर्वाचित होकर विजयी होता है तो वह किसके सामने शपथ ग्रहण करता है, यह हमारा अनुच्छेद 60 हमको बताता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, किसी कारणवश अगर उसे पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रावधान, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है उसके लिए अनुच्छेद 61 हमको बताता है। अनुच्छेद 62 पद की आकस्मिक रिक्तियां। अब अनुच्छेद 62 जो है वह पद की आकस्मिक रिक्तियां से मतलब है जैसे उसे पद से हटा दिया जाए या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी अन्य कारण से वह पद से इस्तीफा दे दे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, यह हमारा अनुच्छेद 62 है।
हालांकि ये अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बारे में आज हम आपको बहुत ही डिटेल से आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा यह सेशन, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद आप राष्ट्रपति वाले टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे आप उसे अब छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसको आपको बताएंगे, आप उसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, और किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, वो आपके दिमाग से कभी उतरेगा नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 52 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 52 जो है, यह हमारा जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 53 आता है हमारा कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति कि उसके क्या कार्य हैं, एक राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है और उसे किस प्रकार की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं, इसके बारे में हमें अनुच्छेद 53 विस्तृत रूप से बताता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है हमारा अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है कि निर्वाचन, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वह किस तरह से होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष मतदान वह मतदान होता है, प्रत्यक्ष वोटिंग वह वोटिंग होती है जैसे कि हम सभी लोग करते हैं, वोटिंग के बाद विधायक बनाते हैं, किसी को सांसद बनाते हैं, तो ये हमारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान हो गया। अब अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है वह हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाया गया है। निर्वाचक मंडल में 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है हमारा लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा, तीसरा है हमारा विधानसभा, और चौथा है हमारा दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जाननी होगी कि यहाँ जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, यहाँ सिर्फ होंगे सारे जो हैं ये आप ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचक मंडल में जो 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और उसी तरह चौथा पॉइंट जो है दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हर जगह निर्वाचित सदस्य के ही बारे में बताया गया है। कभी कभार क्वेश्चंस घुमा के पूछ दिया जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ हम एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने की अनुमति नहीं है। विधान परिषद, हालांकि हमने देखा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो विधान परिषद क्यों नहीं है? उस विधान परिषद के सदस्यों को वोट देने की अनुमति क्यों नहीं है? क्योंकि यह सिर्फ 7 ही जगह पे लागू है। विधान परिषद जो है 7 ही जगह पे लागू है। अब हमारा अनुच्छेद 55 आता है। अनुच्छेद 55 क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति। देखिए, निर्वाचन की पद्धति के 2 तरीके बताए गए हैं हमारे संविधान में। पहला है हमारा जो निर्वाचन की पद्धति का जो पहला सिस्टम है वह है हमारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया। इसे हम ध्यान देंगे कि पहला जो पॉइंट है हमारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया। हमारे देश में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, पहला संघ एवं राज्य। तो संघ में क्या हो गया, हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, और राज्य में हमारा लोकसभा और राज्यसभा हो गया, और राज्य में हमारे विधायक हो गए। अब हम एक चीज ये देखते हैं कि अगर संघ के सदस्यों की, संघ में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो टोटल संख्या जो है हमारी 776 आती है। तो राज्य के विधायकों की संख्या कितनी है? टोटल जितने राज्य हैं विधायकों की संख्या है हमारा 4120। आप देखिए यहाँ कितना बड़ा डिफरेंस है। ये संघ के 776 हो गया और राज्य के 4120 हो गया। अब ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई और ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, इससे तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक नियम बनाए गए हैं, उसके लिए एक वोट वैल्यू बनाई गई है कि एक विधायक की वोट वैल्यू क्या होगी और एक सांसद की वोट वैल्यू क्या होगी। एक सूत्र बनाया गया है जो कि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ वोट वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि एक विधायक बराबर उस राज्य के कुल जनसंख्या। जैसे कि कोई राज्य है, वहाँ पे
ढेर सारी जनसंख्या है। हमने आपको अभी बताया कि पूरे देश में राज्य के कुल विधायकों की संख्या हमारा 4120 और संघ मतलब ये हो गया हमारा केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो गई हमारा 776। राज्यसभा के विधायक और राज्य के विधायकों की संख्या हमारे 4120 है। तब वोट वैल्यू जब हम एक विधायक की निकालते हैं तो एक विधायक बराबर उस राज्य के कुल जनसंख्या, एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या अपान उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जरा सा ध्यान दीजिएगा आप कि उस राज्य की कुल जनसंख्या अपान उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या हो गई और यहाँ विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, जितने वहाँ पे निर्वाचित हो चुके हैं उनके सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। ये उसके बाद ये तो हमारा विधायक की वैल्यू यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम सांसद की वैल्यू निकालते हैं तो ठीक उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। इसे आप ध्यान दीजिए कि एक सांसद की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कुल विधायकों का मत मूल्य, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि एक सांसद बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो इस तरह से जब हम ये इस वैल्यू पे जब हम रख देते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो यहाँ 776 या 4120 है, इन दोनों का डिफरेंस एकदम लगभग बराबर हो जाता है। तो इस हिसाब से यह वैल्यू बना के तब जब इसको हम निकालते हैं तो यह जो 4120 और 776 का इतना बड़ा जो अंतर है वह हमारा बैलेंस हो जाता है। ये तो हमारा हो गया पहली प्रक्रिया जो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया है, ठीक है। अब हमने बताया कि दो तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दो तरह से होती है। पहला हो गया हमारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया और ठीक उसी तरह हमारे दूसरा एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, जिसे अथवा एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति हमने दोनों लिख दिया है, दोनों एक ही चीजें हैं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। जिसे अंग्रेजी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। किसे कहते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति को या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति को। और एक यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कहाँ से आया है? इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इस पद्धति को हम हेयर पद्धति भी कहते हैं। यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देके सांसद चुन लेते हैं, विधायक चुन लेते हैं, यह प्रत्यक्ष वोटिंग हो गई। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके जो सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, जो विधानसभा के सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे, ये ठीक है। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष हो गया। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष वोटिंग क्या है और अप्रत्यक्ष वोटिंग क्या है। प्रत्यक्ष वोटिंग के अंतर्गत हम सांसद, विधायक, इस तरह के उम्मीदवार को हम मत देकर उन्हें चुनते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वह अप्रत्यक्ष प्रणाली से उनका चुनाव किया जाता है। ये तो हो गया। और ये चौथा पॉइंट हमारा इसमें आता है गुप्त मतदान। अब गुप्त मतदान क्या होता है? हालांकि यह थोड़ा विचित्र है, क्योंकि गुप्त मतदान का कोई यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि सब जो भी वोटिंग करने जाते हैं वो पहले से इनको पता होता है कि हमें किसको वोटिंग करनी है, किसको जिताना है। हालांकि यह सभी लोग जानते हैं वोट देने से पहले, लेकिन जो संविधान का जो सिस्टम है, जो संविधान का सिस्टम बनाया गया है, उसमें यह बताया गया है, यह नियम है कि राष्ट्रपति की वोटिंग जो है वह गुप्त तरीके से कराई जाएगी। क्या क्रम को हम आपको समझाते हैं कि जैसे यहाँ चार उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। वरीयता क्रम हम आपको समझाते हैं कि अभी तक वरीयता क्रम में भारतवर्ष में सिर्फ वीवी गिरी ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरे चरण की मतदाता में राष्ट्रपति चुने गए। अब हम वरीयता क्रम को आपको थोड़ा डिटेल से समझाते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। बी को हम पहले क्रम पे रखते हैं, लेकिन इसका क्या नियम है कि 50% जितने भी वैध मत हैं उसके 50% +1 इनको होना जरूरी है। अगर इससे कम होते हैं तो ऐसा नहीं कि दोबारा फिर से चुनाव कराया जाएगा। 100 वैध मत का 50% कितना हुआ? 50। अब 50 + 1 अगर 51 हो जाता है, हम आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे 50 100 हुआ, 100 का आधा हो गया 50 + 1 अगर हो गया तो हमारा राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी जिसने भी किया है वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश से वह 50 + 1 नहीं होता है
तो दोबारा चुनाव कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बी है यह 50% +1 नहीं होता है, तो दोबारा बचा ए, सी और डी, दोबारा इसमें इसे देखा जाएगा जिसका सबसे कम मत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ डी का चौथे नंबर पे है, जिसका सबसे कम मत है, तो इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसके जो मत हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा मत हासिल किए हैं, इसके मतों को उसमें जोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्योंकि जहाँ जिसके कम मत हैं उसको जिसने ज़्यादा मत हासिल किया है उसको उसमें प्लस कर दिया जाता है। तो यही है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पे मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए आपको जितने भी वैध मत हैं उसमें 50% +1 आपको होना जरूरी है। अगर किसी कारणवश से अगर आप 50% +1 नहीं होते हैं तो वह बाकी बचे हुए उम्मीदवारों में जिनका सबसे कम मत होगा उनकी वरीयता ख़त्म करके उनके जो मत हैं वह जो सबसे पहले क्रम पे हैं उनमें ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह से उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो ये निर्वाचन की प्रक्रिया जो है इसे आप ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। किस तरह से निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से यहाँ वरीयता क्रम दिया जाता है, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान क्या है। तो उसी की श्रृंखला में हम अब आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा 56 अनुच्छेद 56 जो है हमारा पद की अवधि। अभी तक तो हमने 52 देखा जिसमें पद के बारे में बताया गया, 53 कार्यों में शक्ति के बारे में बताया गया, 54 है हमारा निर्वाचन और 55 हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया और 56 है हमारा पद की अवधि। राष्ट्रपति पद की अवधि क्या होती है, एक राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है, इसके बारे में हमारा आर्टिकल 56 बताता है कि एक राष्ट्रपति के लिए कितनी उसकी समयावधि क्या होती है। तो इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों का होता है। लेकिन कभी कभार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बड़े घुमा के पूछ दिए जाते हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो पद की समयावधि है वह सिर्फ 5 ही वर्ष का होता है। लेकिन कब से होता है, जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करता है। एक राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि आज हम चुनाव जीत गए तो आज के दिन से ही हमारा 5 वर्षों का कार्यकाल शुरू हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत जिस दिन से वह शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से शुरू मानी जाती है और उससे ठीक 5 वर्षों तक उसका कार्यकाल होता है। लेकिन वह राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए स्वतंत्र होता है कि वह अपने समय अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी टाइम वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। मैं एक नया क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि वह अपना त्यागपत्र किसे देगा। एक राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, क्या वह प्रधानमंत्री को देगा? ऐसा नहीं है, वह अपना त्यागपत्र सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। एक राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सिर्फ उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद हम अगले आर्टिकल की तरफ चढ़ते हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। अब पुनर्निर्वाचन क्या है, क्या दोबारा वोटिंग? सुनने में तो लगता है कि जैसे लग रहा है कि दोबारा वोटिंग होगी, नहीं। पुनर्निर्वाचन का मतलब यहाँ पे है, पुनर्निर्वाचन की कोई तय सीमा नहीं है। पुनर्निर्वाचन हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि पुनर्निर्वाचन के यहाँ ये मतलब है कि जैसे हम एक बार राष्ट्रपति बनते हैं, हालांकि यह हम सब के पहुंच से थोड़ा दूर है, अभी हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि हम क्यों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। अभी हम उसके बारे में आपको बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। पुनर्निर्वाचन की कोई तय सीमा नहीं होती है। क्यों? कि पुनर्निर्वाचन का मतलब ये हो गया कि जैसे हम यहाँ के राष्ट्रपति हुए तो क्या हम दोबारा यहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं? तिबारा यहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं? जी हाँ, हम जितनी भी बार चाहें उतनी बार यहाँ के राष्ट्रपति हम निर्वाचित हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात और निकल के सामने आती है कि क्या और देशों में भी इस तरह की व्यवस्था है? जी नहीं। हम अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर पदासीन हो सकता है, लेकिन भारत में इसकी कोई समयावधि नहीं है। अगर आप सारी प्रक्रिया को, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए निर्वाचन पद्धति जो भी उसकी बनाई गई है, अगर उसके अंतर्गत आप अगर उन सब से गुजरते हुए अगर आप उसकी दावेदारी पे पहुंचते हैं तो आप जरूर कई बार आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अभी तक के इतिहास में सिर्फ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अब तक 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और उसके बाद से अभी तक कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यहाँ एक क्वेश्चन नया आपको देखने को मिल रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं योग्यता की तरफ। अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 हमारा कहता है कि योग्यता, एक राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब एक मज़ेदार बात आपको हम बताते हैं। फिलहाल ये जो आर्टिकल 58 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो योग्यताएं हैं वह लगभग हर पद के लिए एक जैसी ही हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि 58 जो हमारा आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ये 58 यहाँ है हमारा आर्टिकल 58, इसे हमने यहाँ दर्शाया है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट इसमें है कि वह भारत का नागरिक हो। अब वह भारत का नागरिक हो, ये तो जाहिर सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी तो वह राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करेगा। तो दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये एग्जाम्स में आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब 35 प्लस ऊपर होना चाहिए आपको, ना कि आप 35 भी रहेंगे तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको 35 प्लस होना अनिवार्य है। किस पद के लिए? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद के लिए। तीसरा जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह है लोकसभा सदस्य बनने योग्य है। जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी कर रहा है वह लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। और चौथा पॉइंट जो हमारा है, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। अब लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद का मतलब हो गया, क्या हम विधायक हैं तो लाभ का पद है, क्या हम सांसद हैं तो लाभ का पद है, या हम मंत्री हैं तो लाभ का पद है? जी नहीं। लाभ का पद मतलब अगर हम किसी सरकारी पद पे हैं, किसी सरकारी पोस्ट पे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा लाभ का पद हो गया। तो यहाँ जो 4 चीज़ें लिखी गई हैं कि अनुच्छेद 58 में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। एक मज़ेदार बात हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अभी अगर इस क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो भारत की आधी जनसंख्या राष्ट्रपति पद बनने के लिए दावेदारी कर सकता है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी कर सकता है, क्योंकि जब ये 4 ही चीज़ पूरा करना है तब तो भाई सब लगभग सब एलिजिबल हैं। 50% तो जनसंख्या मेरे हिसाब से एलिजिबल है कि भारत की राष्ट्रपति बन सकती है। शायद आपके मन में ये विचार आया होगा कि जब यही 4 चीज़ें पूरा करनी है तो क्यों न सीधा राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी की जाए। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव भी नहीं है। फिलहाल आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि हर कोई क्यों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी या दावेदारी नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारा संविधान जो है, जिसमें आर्टिकल 59 है, आर्टिकल 59 है, वह राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें रखता है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। आर्टिकल हमारा 59 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें बनाई गई हैं। देखने के बाद हमें लगता है कि भारत का नागरिक हो, बस 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी के लाभ के पद पर ना हो, तो कोई भी राष्ट्रपति पद पर बैठ सकता है। हालांकि सरकारी नौकरी तो बहुत ही रेयर है, किसी के पास है, बाकी तो क्या सभी लोग कर सकते हैं? तब तो इस हिसाब से लगभग मेरे हिसाब से कम से कम 10 लाख दावेदारी हो जाएगी राष्ट्रपति पद के लिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। अब ये फैक्ट की बात है कि हम क्यों, या कोई सामान्य व्यक्ति क्यों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक आपके पक्ष में होने चाहिए और 50 अनुमोदक आवश्यक होने चाहिए। अब यहाँ से तो जो राष्ट्रपति बनने का सपना था तो वो तो सबका टूट गया, क्योंकि ये तो असंभव सी बात है। क्योंकि एक आम नागरिक जो होता है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कहाँ से लाएंगे? तो अभी राष्ट्रपति बनने का ख्वाब छोड़िए, सिर्फ रेलवे ग्रुप डी और NTPC और जो छोटी छोटी परीक्षाएं लगी हुई हैं इसमें अपना मौका तलाशिए और इसमें एक सीट लेके छोड़िए। तो आइए चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। और एक बात, राष्ट्रपति पद के आवेदन के लिए जो जमानत राशि है वह 15,000 रुपये है। हम 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है
अब एक चीज़ यहाँ एक पॉइंट और उभर के आती है, जो यह जमानत राशि है यह किसके अंतर्गत या कहाँ जमा करके रखी जाती है। तो उसके ये 2 जगहों पे रखी जाती है, या तो आरबीआई के अंतर्गत इसको आरबीआई में जमा कर दिया जाता है, या जो भारत की सरकारी खजाना है वहाँ पे इस 15,000 को जमा कर दिया जाता है। अब यहाँ बात आती है कि क्या जैसे हम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं और हम 15,000 की राशि आरबीआई में या सरकारी खजाने में जमा कर दिए, इसके लिए जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर हम चुनाव में जीत जाते हैं तो ये हमारा जो 15,000 की जो धनराशि है जो सरकारी खजाने में या आरबीआई में जमा की गई है तो यह हमें वापस कर दी जाती है। लेकिन अगर हम कुल वैध मतों का, अब हारने वाले कैंडिडेट्स के बारे में हम आपको बता दें कि अगर कुल हम वैध मतों का 1/6 भाग भी अगर हम मत नहीं हासिल कर पाते हैं तो यह जो 15,000 की हमारा जो 15,000 का जो हमारा अमाउंट है वह गवर्नमेंट इसे जब्त कर लेती है। इसी को हम जमानत जब्त करना कहते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ आप और ध्यान रखिएगा कि ये जो नियम है, यह जो 1/6 वैध मतों का 1/6 भाग है जिसमें आपको इतने मत हासिल करने हैं, यह सारे चुनावों के लिए लागू है, चाहे वह प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो। तो अगर आप किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी या किसी भी पद के निर्वाचन में अगर आप उम्मीदवार के रूप में अगर आप खड़े होते हैं तो वहाँ के वैध मतों का 1/6 भाग आपको हर हाल में लेके आना है। अगर नहीं लेके आते हैं तो आपका जितना भी पैसा जो आरबीआई में या सरकारी खजाने में जमा है वह जब्त कर लिया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। और एक अनुच्छेद 59 जो राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ शर्त है, एक बार आप इसे फिर से देखिए कि वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, उसका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन जो है वह संचित निधि से दिया जाएगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अभी हमने आपको बताया कि अनुमोदक और प्रस्तावक 50-50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होते हैं तो हम राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक आवश्यक है। जमानत राशि 15,000 रुपये, यह आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करनी होती है। यदि आप कुल वैध मतों का 1/6 मत भी नहीं हासिल कर पाते हैं तो वह राशि जब्त कर ली जाती है। तो यह हमारा अनुच्छेद 59 हो गया। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 शपथ, ओथ, जिसे हम ओथ कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ओथ कहते हैं, हिंदी में हम शपथ ग्रहण कहते हैं। तो राष्ट्रपति एक सबसे और एक नया क्वेश्चन आपके बीच में एक सामने आ रहा है कि राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण किसके सामने करता है? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश किसे कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, राष्ट्रपति उसके सामने अपने शपथ को ग्रहण करता है। अगर किसी कारणवश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर किसी कारणवश वह अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अनुच्छेद 60 शपथ ग्रहण, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति अपने शपथ को ग्रहण करता है। अब ये हमारा आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। अब ये सबसे थोड़ी डेंजरस चीज़ है कि महाभियोग क्या होता है। अब महाभियोग के बारे में ये जानिए कि जैसे राष्ट्रपति का जो दायरा है, वो सीमाएं हैं उनकी कार्य करने की, अगर किसी को लगता है कि नहीं ये राष्ट्रपति की समय सीमा या संविधान का उल्लंघन किसी तरह से हो रहा है तो वह महाभियोग लगा सकता है। महाभियोग मतलब हो गया कि जैसे हम आपको गलत कह रहे हैं कि नहीं आपने ये गलत किया है, तो ऐसे नहीं कि हम आपको बोल दिए कि आप गलत कर रहे हैं तो आपके ऊपर महाभियोग लग जाएगा। महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक नियम है। तो यहाँ महाभियोग जो है 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन पूर्व किसको सूचना देनी पड़ती है? सबसे पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होगा कि, फिर से इसे देखिए कि 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होता है। जो यह प्रस्ताव होगा वह संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। हालांकि यह महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यह जिस तरह की प्रक्रिया है, जो नियम बनाए गए हैं अभी तक, और जब से संविधान हमारा लागू हुआ है तब से अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया किसी के ऊपर लगाई नहीं गई है। तो एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभार
कि ये भी घुमा के पूछ लिया जाता है कि क्या भारत में अभी तक किसी को महाभियोग की प्रक्रिया से अभी तक भारत में क्या किसी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया गया है? तो इसका जवाब है कि नहीं। अब यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि निर्वाचन में किसी भी स्थिति में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी स्थिति में अगर कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी तरह की स्थिति में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, ना कि उसे हाई कोर्ट में लिया जाएगा। ये एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अपने पूरे माइंड में सेट कर लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी भी तरह की रुकावट आती है, किसी भी तरह का व्यवधान होता है, तो उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, ना कि हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। किसी भी सदन का मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा, जैसे यहाँ पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अंतिम पॉइंट आता है वह है हमारा अनुच्छेद 62, पद की आकस्मिक रिक्तियाँ। पद की आकस्मिक रिक्तियां का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति महाभियोग के कारण पद से हटा दिए जाएं, तो यह हमारा हो गया राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियां। इसके अंतर्गत अचानक पद से हटने पर, इसका जो मतलब हो गया अनुच्छेद 62 के अंतर्गत पद की आकस्मिक रिक्तियां अचानक पद से हटने पर, मृत्यु, त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद संभालते हैं, लेकिन अधिकतम 6 माह तक ही वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। अधिकतम कितने समय तक? 6 माह तक। 6 माह के भीतर ही फिर से चुनाव कराया जाएगा और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, या नए राष्ट्रपति को पुनः उनकी गद्दी पे बिठाया जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण बिंदु देखे, और राष्ट्रपति से जितने भी टॉपिक्स या जितने भी पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इस राष्ट्रपति के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस इस एग्जाम के लिए मुझे लगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। खासकर अनुच्छेदों को तो आप जरूर याद रखिए, जितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। हम एक बार आपको फिर से अनुच्छेद के बारे में बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 जो है वह कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं उसके बारे में क्या बताता है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमको बताता है, और अनुच्छेद 55 जो है निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरह की होगी वह निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 56 जो है पद की अवधि, राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होती है इसके बारे में हमारा अनुच्छेद 56 बताता है। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन अभी हमने आपको बताया कि एक राष्ट्रपति कितनी बार तक राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है, तो भारतवर्ष में इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 जो है वह योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद मतलब वह नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, इससे मतलब नहीं, वह सरकारी पद पे ना हो। लाभ का पद मतलब सरकारी पद पर ना हो। उसके बाद हमारा हो गया अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, यह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, उसका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, यहाँ पे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अगर आप उम्मीदवारी जैसे आप राष्ट्रपति के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी रुकावट एक सामान्य नागरिक के लिए यह है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक है। जमानत राशि 15,000 रुपये है, यह RBI या सरकारी खजाने में जमा करनी होती है। यदि आप कुल वैध मत का 1/6 मत भी नहीं हासिल कर पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण करता है। इसी कारणवश से अगर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह अनुपस्थित होते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद का शपथ ग्रहण कर सकते हैं।
तो अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग क्या है? 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन और निकल के आता है कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह संसद के किस सदन में पारित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि वह चाहे राज्यसभा में पास करे या राज्यसभा में पारित करे या लोकसभा में पारित करे, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद जो 62 है, पद की आकस्मिक रिक्तियां। पद की आकस्मिक रिक्तियां मतलब इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन, या तो राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दे, और जो अंतिम है कि उसे महाभियोग के द्वारा अगर हटाया जाता है तो उसके पद का सारा कार्यभार उपराष्ट्रपति देखेगा, लेकिन अधिकतम 6 माह तक ही वह इस पद पर वह राष्ट्रपति के पद को देख सकता है। इसके भीतर ही फिर से चुनाव कराया जाएगा और नए राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इस वीडियो में हमने पूरे राष्ट्रपति के बारे में जितने भी बेसिक चीज़ें हैं हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लगेगा, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद।